हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ओशनोग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 4 है ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान। तो समुद्र विज्ञान के आपको जैसा हमने पहले वीडियो में अपने बताया था मैंने आपको कि आप ज्योग्राफिकल थॉट को कम से कम रीडिंग करके कम से कम एफर्ट लगा के मैक्सिमम आउटपुट किस तरीके से आप पा सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अब हम ये ओशनोग्राफी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आपका अगर कोई और क्वेरी है किसी और यूनिट को लेकर के तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपको स्ट्रेटेजी लेकर के बता दूंगा। ठीक है, किस तरीके आप अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, आपको दिमाग में एक बात बिठानी है कि यूजीसी नेट के लिए आपको ऐसे ना बहुत सारी किताबें जब आप पढ़ोगे तभी जाकर आप विद्वान बनोगे और तभी जाकर आपका यूजीसी नेट क्लियर होगा। तो ये पहले आपको धारणा करनी होगी साइड में, क्योंकि मार्केट में यही चीजें फैली हुई हैं। जब आप बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करोगे तब जाके आप यूजीसी नेट क्लियर कर पाओगे। देखो, दो बातें समझो, ठीक है। इन दो बातों को अगर आप समझ गए तो आपका यूजीसी नेट आराम से क्लियर होगा। आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और नोट्स कैसे बनाने हो तो बहुत ही ज्यादा इजी है, वो मैं आपको अभी 2 मिनट में अच्छे से समझा दूंगा। और मैं यहाँ पे जो बात करूंगा बिल्कुल तथ्यों के साथ बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूँ, आप सभी को पता होगा, है ना। हमारे चैनल पे बिल्कुल साइंटिफिक बिल्कुल लॉजिकल बात होती है। लॉजिकल बात हम करते हैं, लॉजिकल बात हमें पसंद है, ठीक है ना। तो सारे मैंने पूरी अच्छे तरीके से रिसर्च करी है, अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करा है। आप अगर वीडियो में अभी आगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ मैं बात करूंगा किस तरीके से आप अच्छे से अच्छा नोट्स बनाओगे, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि आपको दो बातें आपको ध्यान में रखनी है नोट्स बनाते हुए हमेशा, ठीक है। और जब भी आप स्टडी करते हैं, चाहे आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी या फिर पेपर 1 पढ़ रहे हैं, कोई सा भी पेपर पढ़ रहे हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करनी है, दो बातें ध्यान में रखनी है। नंबर एक, यूजीसी नेट से आपकी आपकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो वो दो बातें आपसे चाहते हैं। एक, अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो आपको वो अच्छा टीचर होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, आपको रिसर्च की फील्ड में जाना है और टीचिंग करना है, या फिर तो आपकी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। अब रिसर्च के अगर फील्ड में आपको जाना है तो वो आपकी क्या टेस्ट करते हैं, आपकी आपकी जो रिसर्च करने की एबिलिटी है ना, उसको चेक करते हैं। यूजीसी नेट का सिलेबस देखो इतना बड़ा क्यों है। अगर इतने बड़े सिलेबस को इन डेप्थ में अगर पूछ लिया जाए ना, तो किसी की बस की बात नहीं है कि जो बहुत ही ज्यादा धुरंधर होंगे, बहुत ही ज्यादा स्टडी करते होंगे, वही निकाल पाएंगे यूजीसी नेट। अगर इतने बड़े सिलेबस में से डेप्थ में अगर पूछा जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। डेप्थ में पूछते नहीं, बस वो आपकी क्या देखते हैं, आपकी रेंज देखते हैं कि आप कवर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब हमें रिसर्च करनी है तब हमें क्या करना है, आगे जाकर के हमारी रेंज अच्छी होनी चाहिए। हमने अपने इंडियन थिंकर को भी पढ़ा हो, हमने वेस्टर्न थिंकर को भी पढ़ा हो, सारे टेक्स्ट को जब हमने पढ़ा है तो कलेक्ट करके हम एक अपना क्या है आउटपुट निकाल पाए, अपनी जो एनालिसिस है वो दे पाए, और जो सोसाइटी है उसको अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए। यही तो हमसे डिमांड करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हमें हर एक एक टॉपिक पे ज्यादा रिसर्च करनी है पढ़ाई के दौरान, या फिर हमारी रेंज अच्छी होनी चाहिए, वो हमारी रेंज चेक करते हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें लगता है नॉर्मली कि वो क्या सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, और ऐसी भ्रांतियां फैली रहती है कि यूजी नेट में कुछ भी पूछ लिया जाता है सिलेबस सब्जेक्ट में से। तो ऐसा नहीं है, वो आपकी रेंज चेक करते हैं, इसीलिए सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा होता है। नंबर एक, आपकी रेंज आपको पता होनी चाहिए। रेंज कैसे पता लगेगी अभी मैं आपको बताऊंगा। और सिलेबस को देख करके आप फिर कैसे अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएंगे वो भी अभी आपको बताऊंगा। और बिल्कुल तथ्यों के साथ हम बात करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो आपको टीचिंग एबिलिटी चेक करते हैं, वो तो पेपर 1 में चेक हो जाती है। टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल आते हैं, उसी में रिसर्च के सवाल भी इसीलिए इंक्लूड किए जाते हैं ताकि आपकी जो रिसर्च की एबिलिटी है कि आप रिसर्च कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, रिसर्च को समझते हैं नहीं समझते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है कौन सा, कि आप अपना रिसर्च का टॉपिक है कैसे करके चूज करेंगे, वो इसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपको रिसर्च का टॉपिक चूज करना है, मैं आपको थीसिस दिखाऊंगा पीएचडी की, किस तरीके से रिसर्च का टॉपिक को चूज करते हैं और कैसे किसी पर्टिकुलर जिनकी थीसिस मैं आपको दिखाऊंगा उन्होंने कैसे करके थीसिस लिखी है पीएचडी की। तो आप जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से पीएचडी में थीसिस करते हैं। लेकिन अभी हमारा जो मेन कंटेंट है हम उस पर आते हैं, जो कि किस तरीके से आपको पीएचडी के सॉरी ओशनोग्राफी के अच्छे से अच्छे नोट्स बनाने हैं, कम से कम समय लगा के कम से कम एफर्ट लगा करके आपको नोट्स बनाने। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन की तरह हर बार की तरह और शुरू करते हैं। चलिए, तो चलिए दोस्तों, आ गए हम अपने स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप इफेक्टिव नोट्स बना सकते हैं जब आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो देखिए एक बात अपने दिमाग में हमें क्या है एक बार लेकर के आनी चाहिए कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या वो
डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है या वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, यानी कि आपको आंसर लिख करके आना है या फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले और आपको किसी एक को क्लिक करना है। तो जब आपको एक क्लिक करना है तो आपको मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा बहुत लंबे चौड़े नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या है, क्लियर कट आंसर होने चाहिए आपके। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख करके अपने नोट्स बनाएंगे और उनको एग्जाम में बेहतर से परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए नोट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि नोट्स बनाए या ना बनाए। जिनको अगर नहीं लगता है तो एक बार जरा सुने, जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे तो आपके पास इतना ढेर होगा किताबों का। जब इतना ढेर होगा किताबों का तो मैं समझता हूँ कि आप सारे ही किताबों को याद तो कर नहीं पाएंगे। और जब आप याद नहीं कर पाएंगे एक बार में, इसका मतलब आपको रिवीजन करना होगा। जब आपको रिवीजन करना पड़ेगा तो आप क्या समझेंगे, उनके रिक्वायरमेंट समझेंगे कि इनकी नोट्स की कोई मुझे ऐसा है कि एक क्लियर कट इतना छोटा सा एक बंडल दे देता जिसको मैं इन सभी को रिवाइज करके और एग्जाम में चले जाता। और जिस दिन जब आप एग्जाम में भी जाएंगे तो एग्जाम में जाते जाते भी ऐसे है कि आप रिवाइज करेंगे। किसी की तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती है, तो उसे एग्जाम में जाते जाते हॉल में भी ऐसा लगेगा कि थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ लूं, कुछ ना कुछ रिवाइज कर लूं। ऐसा हमेशा बना रहेगा आपके साथ, है ना। तो उस समय पे आपको नोट्स की कमी खलेगी। तो आपके पास अगर अच्छे से अच्छे बेहतर नोट्स हैं और बिल्कुल क्लियर नोट्स हैं, बिल्कुल कंसाइज नोट है, 10 पेज के, 20 पेज के, 25 पेज के, तो आप उनको 1 घंटे में आराम से रिवाइज कर लोगे। इतनी बात हमेशा दिमाग में बैठाओ कि देखो, जब आप जा रहे हैं एग्जाम हॉल में, आप इस तरीके से नोट्स बनाओ, अपने दिमाग में ये बातें लाओ कि आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो और एग्जाम हॉल में जाने के पहले आपके पास केवल 2 घंटे बचे। अब उन 2 घंटे में आपके पास 10 यूनिट पेपर 1 की है, 10 यूनिट पेपर 2 की है। अगर आप बुक के जैसे बहुत लंबी चौड़ी लाइनें लिखोगे, पूरा पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो, तो आप किस तरीके से आप उनको रिवाइज कर पाओगे। तो 10 यूनिट पेपर 2 की बहुत बड़ी यूनिट होती है, उनको प्रिपेयर करना और उनको दोबारा से रिवाइज करना मजाक बात नहीं होती है। अगर आप इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखोगे तो आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं देखते हैं अभी, चलिए ठीक है। तो किस तरीके से आप प्रिपेयर नोट्स करो, इफेक्टिव नोट्स बनाओ सोनोग्राफी के लिए, या फिर किसी भी यूनिट में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है केवल 5 दिनों में, दोस्तों 5 दिनों में बिल्कुल से ये संभव है कि आप बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन नोट्स बना सकते हो। बने रहो लेकिन वीडियो में, तो मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझाता चलूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको किसी भी टॉपिक की, किसी भी एग्जाम की आपको रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए। रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है कि जैसे आप जब शॉप में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, तो वो जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है पैसा, ठीक है। और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट है वो सामान जो आप लेने गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पैसा देना है जो उसकी रिक्वायरमेंट है और अपनी रिक्वायरमेंट से सामान लेना है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम होता है। तो वैसे ही आपको, अगर कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर्टिकुलर एग्जाम की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको समझ लीजिए। उस एग्जाम में आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपके आप बैंक में जाते हैं ना, तो बैंक में क्या होता है, केवाईसी होता है, केवाईसी प्रोसेस। तो आपको यहीं पे वही प्रोसेस करनी है, लेकिन आपको क्या करनी है, केवाईएस प्रोसेस करनी है। केवाईएस प्रोसेस क्या होती है, तो केवाईएस प्रोसेस का मतलब आपके सामने है, नो योर सिलेबस। सबसे पहले आपको अच्छे से अच्छे अपने सिलेबस को, बहुत अच्छे से सिलेबस आपको देखना है, एक एक पॉइंट को, उसका सिलेबस को देखना है। यूजीसी नेट के सिलेबस में मेरे पास देखो, जब से मैं तैयारी करता था तब से लेकर आज तक मैं कभी भी अपने सिलेबस के बिना कभी भी तैयारी नहीं करता हूँ। मेरे पास हमेशा सिलेबस मेरा रहता है। बहुत हालत इसकी बेकार हो चुकी है, आप देख रहे हैं बहुत इसका कलर भी चेंज हो चुका है, क्योंकि समय के साथ कलर चेंज हो जाता है पेपर का। आप देख सकते हैं मेरे पास सिलेबस हमेशा रहता है, चाहे पेपर 1 का हो, पेपर 2 का हो, सिलेबस में हमेशा प्रिंट आउट करवा के अपने टेबल के पास रखता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे ही करें, हमेशा अपने सिलेबस को प्रिंट आउट करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अपने पास रखें इसे हमेशा, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करें, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, अभी पहले मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूं, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। और सिलेबस भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, देखिए सिलेबस है, सारी चीजें मैंने लगा रखी है बहुत अच्छे तरीके से। हम और एक दो क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखना आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, उसके बाद अच्छे से अच्छा देखिए, ठीक है। क्या करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा, जब तक आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पता नहीं होंगे, तो आप नोट्स नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप स्टार्ट कर दें, डायरेक्ट उठाना ओशनोग्राफी की बुक, सविंदर सर की बुक उठाएं और डायरेक्ट आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, और आपके नोट्स इतने बेहतरीन हो कि दोबारा उनको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, तो ऐसा हो नहीं सकता है। नोट्स हमेशा रिवाइज होते रहते हैं। बस आपने एक बार पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया, उसको अपने शब्दों में बिल्कुल मिनिमम तरीके से, जितने शब्दों में आप उसको समझ सकते हैं दोबारा,
ठीक है, भविष्य में आप उसको 1 महीने बाद भी पढ़ें तो आपको पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, इस तरीके से आप करें, की पॉइंट्स वक्त लिखें, है ना। दूसरी चीज, और जब भी उसमें कोई चीज ऐड करने की जरूरत हो, उसमें साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ दें, ठीक है। जैसे ये पूरा पेपर है, जैसे ये पूरा पेपर है, तो इस पेपर में केवल इतनी, ये जो इतना एरिया है इस पे बस लिखो, ठीक है। और ये जो किनारे का एरिया है ये वाला, इस एरिया को आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अगर भविष्य में कभी आप इसमें कोई नया कंटेंट मिल गया इसी टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक में आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सको, ठीक है। इतना काम करो। दूसरी चीज, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि आपको तभी पता लगेगा कि इसी टॉपिक में कितना डेप्थ में पढ़ना है, वो आपको अभी समझाऊंगा मैं, ठीक है। इसके बाद है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंग्लिश मीडियम जो हो चाहे हिंदी मीडियम हो, मोस्ट ऑफ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ज्ञान के बहाव में बह जाते हैं, ठीक है। ज्ञान की लालसा में वो बह जाते हैं और वो बाबा ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं। बाबा कि हम आज पढ़ लेंगे और इतने ज्ञानी बन जाएंगे कि हमारे बराबर कोई दूसरा नहीं होगा, किसी टॉपिक में आज ही पीएचडी कर लेंगे, कल तो छोड़ो, आज ही पीएचडी करनी है हमें, बुक की भरमार लगा लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वन एग्जाम वन पॉलिसी, वन नेशन वन टैक्स है ना, जैसे हमारे इंडिया में वही पॉलिसी, तो वैसे ही वन एग्जाम वन बुक पॉलिसी, ठीक है। हमें ये अपनानी, किसी एक बुक को उठाओ, सविंद्र सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंद्र सिंह सर की बहुत अच्छी बुक्स हैं, एनवायरमेंट की ले लो, ओशनोग्राफी की ले लो, क्लाइमेटोलॉजी की, उसमें अथाह है, आपको बहुत ज्यादा ही मिलेगा, उतना पढ़ना नहीं है उसमें से, केवल उसमें से कंटेंट छांटना है आपको, वही वही चीज आपको पढ़नी है। एक बार बुक उठा लो, अगर कोई कहे कि अब डीएस लाल की पढ़ लो या फिर ये पढ़ लो या फिर वो पढ़ लो, एनवायरमेंट के लिए ये पढ़ लो, मत सुनो किसी की। जिस बुक में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, जिस बुक से पढ़ के आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जा रहे हैं, बस उस पर ही स्ट्रिक्ट रहो हमेशा, किसी दूसरे की मत सुनो। अगर आपका पड़ोसी, आपका दोस्त कह रहा है कि भाई तूने ये नहीं पढ़ा तो तेरा नहीं होगा, वो नहीं पढ़ा तो नहीं होगा, तो मत सुनो उसकी बात, वो सब पढ़ लेगा, उसका इसीलिए नहीं होगा, ठीक है ना। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, चौथी इंपॉर्टेंट बात है, अपने टारगेट सेट करो, हमेशा टारगेटेड स्टडी करो कि आपको इतने दिन में एक यूनिट खत्म करनी है। अगर आप टारगेट सेट नहीं करोगे तो आपका क्या है, काम एक्सटेंड होता रहेगा, एक्सटेंड होता रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। और ऐसा नहीं करना, आपके पास क्या है, लिमिटेड टाइम है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। जून में एग्जाम होता है, दिसंबर में एग्जाम होता है, वो तो इस बार कोविड-19 के चलते नहीं हो पाया है, लेकिन जून में और दिसंबर में एग्जाम होता है। तो आपके पास क्या है, हमेशा लिमिटेड है टाइम, कि जून में अगर एग्जाम होना है तो उससे 1 महीना पहले करीब मुझे सिलेबस खत्म करना है, और 1 महीने के बीच में क्या है, पूरे जो सिलेबस है उसको रिवाइज करना है, प्लस प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। तो इसका मतलब है आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो आप ऐसा नहीं कि सारे सिलेबस को, एक यूनिट को आप लगाए जा रहे हैं, 1 महीना लगा रहे हैं, कोई अगर छोटी सी यूनिट है उस पर भी आप 1 महीना लगाते चल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। नंबर ऑफ डेज सेट करने हैं किसी एक यूनिट के लिए, कि इस यूनिट पे मैं इतने नंबर, इतने डेज दूंगा, इतनी, इस यूनिट पे इतने डेज पे पूरी कंप्लीट करूंगा। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं कि किस यूनिट को कितने डेज में, कितने दिनों में कंप्लीट किया जा सकता है और कितने दिनों में आपको करना चाहिए बेसिकली, तो मैं इस पे वीडियो बना सकता हूँ, आप मुझे कमेंट में करके नीचे बता सकते हैं, ठीक है। तो एक यूनिट के लिए पूरा क्या करें, पहले एक खाका बना लो, उसे तैयार करने से पहले, उसे शुरू करने से पहले उसका सिलेबस देखो, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, ठीक है। वन बुक वन पॉलिसी को अपनाओ। दूसरा, उसके जो टारगेट है, अपना अपना टारगेट सेट करो कि इतने दिन में मुझे ये खत्म करना है, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर आ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, कुछ भी हो जाए, आपको केवल उतने ही दिनों में उसे कंप्लीट करना है, चाहे रात में जगना पड़े, दिन में जगना पड़े। दिन में नहीं पढ़ पाए हो तो रात में उसे कंप्लीट करो, रात में अगर कंप्लीट नहीं कर पाए तो सुबह उठ जाओ 4 बजे, लेकिन उसे कंप्लीट करके मानो, तब जाके आपका आप स्टडी कर रहे हो, आप अपने एग्जाम के प्रति क्या हो, समर्पित हो। और जो ओशनोग्राफी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ओशनोग्राफी में 4 से 5 दिन बहुत है, 4 से 5 दिन, इससे ज्यादा आपको लगने ही नहीं चाहिए। मैक्सिमम अगर आपका समय लग रहा है, आपका बुखार आ गया है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो मैक्सिमम 1 हफ्ता, इससे ऊपर कभी नहीं लगना चाहिए ओशनोग्राफी में। अगर इससे ऊपर लग रहा है, इसका मतलब है आप गलत गलत डायरेक्शन में हो, ठीक है। और ये क्या पॉसिबल है, क्या ये संभव है? तो हाँ, बिल्कुल संभव है, मैं अभी करके दिखाऊंगा, सिलेबस के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। और सिलेबस के साथ आपको बताने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप डरो मत, क्वेश्चन बहुत डेप्थ में नहीं पूछे जाते हैं, सरफेस लेवल के क्वेश्चन है। बस आपको ये आइडिया नहीं लग पाता है, कोई आपको ये ऐसा समझा नहीं पाता है। हमारे समय में ऐसा होता था, हमें कोई इतना अच्छे से तरीके से नहीं समझा पाता था, ऊपर ऊपर से हर कोई समझाता था। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ, सिलेबस के साथ इतना डेप्थ में कोई समझा दे, तो बस उसमें आगे क्या करना है, बस पढ़ना ही तो है, थोड़ी चीजें तो जाननी है, बाकी तो काम बन जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? तो मैं भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और ये बात आपको हमेशा याद रखनी कि आपके पास समय बहुत कम है, 6 महीने का समय मिलता है, जिसमें से 5 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, और 1 महीने में आपको हमेशा अपने प्रैक्टिस के लिए निकालना है। ये नहीं कि पूरे 6 महीने आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते रहो, 1 महीना पहले आपको खत्म कर देना है सारा सिलेबस, फिर उसके बाद कुछ नहीं, जितना बचा है बचा है।
जितना पढ़ लिया उसे रिवाइज करो, उस पे ही प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो, 1 महीना पहले सॉल्व करो, ठीक है। और जितना भी आपने पढ़ा है उतना एग्जाम ओरिएंटेड होकर के पढ़ो, यानी कि सिलेबस से आप बाहर पढ़ते जा रहे हो हमेशा, ऐसा कभी भी नहीं करना है। हमेशा क्या करना है, सिलेबस के अंदर पढ़ना है, जितना सिलेबस में दिया है उस लिमिट को समझो, और जो भी नोट्स आप बना रहे हो उस लिमिट में, तो हमेशा क्या करना है, कीवर्ड्स को लिखना है। कीवर्ड्स क्या होते हैं तो अभी आपको बताऊंगा, अगर आपको नहीं पता है तो वैसा आपको पता होना चाहिए इस लेवल पे आकर के। कीवर्ड्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आपको याद नहीं रहती है, ठीक है। जैसे मैं अगर कहूं कि हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू, ठीक है, तो हिमालय पे सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, केटू। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा, मैं कीवर्ड्स को फाइंड, अगर कीवर्ड्स के बारे में लिख रहा हूँ, कीवर्ड्स में क्या लिखूंगा, अगर मुझे याद नहीं रहेगा तो सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, तो हिमालय, हिमालय, तो ये कीवर्ड्स के अगर मैं लिखना चाहूंगा नोट्स, तो इस तरीके से लिखूंगा मैं, हिमालय की हाईएस्ट चोटी यहाँ पर मैंने एक साइन लगा दिया, हाईएस्ट चोटी लिख दूंगा मैं केटू, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, वन लाइनर लिखना शुरू कर देते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, केटू है, इस तरीके से नोट्स बनाते हैं। अब इस तरीके से अगर नोट्स बनाओगे तो पता है, फिर तो आप जानते हो यूजीसी का सिलेबस कितना बड़ा है। अगर हर एक चीज के नोट्स इस तरीके से बनाने लग गए, पूरी गाथा अगर आप लिखने लग गए, फिर तो आपने बना लिए नोट्स, और फिर तो आपने कर लिया पास यूजीसी नेट, भूल जाओ फिर तो आपका अपना सपना, ठीक है। फिर आप क्या करो, आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करो, जैसे यूपीएससी, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर करो, ठीक है ना। यूजीसी नेट में क्या डायरेक्ट टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, जितना आपको याद नहीं होता है। नोट का क्या मतलब होता है, हम क्या कहते हैं कि इस चीज को नोट कर लो, क्या कहते हैं, नोट कर लो। क्या मतलब है नोट का, कि आपको कोई चीज अगर याद नहीं रही, कहीं पे नोट कर लो, उसे याद नहीं रहेगी, भूल जाएंगे। तो वही जो कीवर्ड है, जो फैक्ट है, जो फॉर्मूला है, जो फिगर्स है, अगर याद नहीं रहते हैं, उनको कहीं पे बस नोट कर लो। गाथा मत लिखो, गाथा कहाँ है, बुक में लिखी हुई है, अगर फिर से अगर रिवाइज करने की जरूरत पड़े, अगर भूल जाओ कि हाँ इसके वर्ड के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, दोबारा से अगर रेफर कर लो, बुक है तो सही, उन्हें रेफर कर लो। अरे एक दो बार अगर ऐसा करोगे, आराम से सब चीज याद हो जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब मेन कंटेंट पे आते हैं कि जो मैंने कहा है कि क्या ये पॉसिबल है 4 से 5 दिन में। तो आपको अब अपना सिलेबस सामने अगर निकाल लो, आप सोच रहे हो कि मैं सिलेबस में कहीं बीच में से चीजें काट काट करके लाया हूं, तो सिलेबस सामने निकाल लो। मेरे पास सिलेबस वो दूर चला गया है हवा से उड़ के, ठीक है। तो सिलेबस निकालो, सिलेबस में देखो कि क्या ये चीजें टॉपिक है, इनमें से भी, इन टॉपिक में से कोरल रीफ नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, मैंने ये एक्स्ट्रा अपनी तरफ से इंक्लूड किया है क्योंकि पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सिलेबस में देखें और मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, यहीं पे बता दूंगा। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, तैयारी तो बहुत आसान है। हमने खाली में तैयारी को बहुत ज्यादा इसे बर्डन ले लिया है। मार्केट में जो बातें प्रचलित है कि इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है, उससे हम खाली परेशान है। उससे पहले आपको क्या करना है, एक थंब रूल है, वो जो जानना है आपको। क्या थंब रूल क्या है, आप अगर कोई भी टॉपिक जब पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे टॉपिक लिखे हुए हैं जो सिलेबस में दिए हुए हैं, तो हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए, उस टॉपिक को जिस दिन आप पढ़ रहे हैं उससे पहले सुबह आधे घंटे उठ करके उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो। मैंने गोला टेक्निक बताई है ना, तो पहले जाकर के गोला टेक्निक को देखो कि क्या है गोला टेक्निक, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। गोला टेक्निक क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जैसे मैं ओशनोग्राफी पढ़ रहा हूँ, तो 2019 से लेकर के 2010 तक के सारे क्वेश्चन पेपर में मैं जितने भी ओशनोग्राफीज है सबको गोला 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 कर दूंगा। जब मैं टॉपिक पढ़ने जाऊंगा ओशनोग्राफी में से, मान लीजिए मैं रिलीफ ऑफ ओशन पढ़ने जा रहा हूँ, महासागरों के उच्चावच पढ़ने जा रहा हूँ, तो उन सभी गोले टॉपिक जो कि ओशनोग्राफी के हैं, उनमें से मैं देख लूंगा कि उच्चावच से कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, मुझे ये भी पता लगेगा कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रिक्वेंटली, और कितनी डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, मुझे ये भी पता लगेगा। दोनों ही बातें मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, जो थंब रूल है कभी नहीं भूलना है। सबसे पहले सिलेबस जब भी आप पढ़ रहे हैं, नोट्स जब भी आप बना रहे हैं, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का हमेशा रेफरेंस लेना है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप अगर सोचें कि जो प्रैक्टिस सेट मार्केट से उठा के ले आए, तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का लेवल और नेट के लेवल में बहुत ज्यादा अंतर है। नेट का लेवल ये होता है, और जो प्रैक्टिस सेट लेवल है वो एसएससी बैंकिंग का होता है, जो यानी कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल होता है, ना कि कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो उसको हमेशा ध्यान में रखो। इतना अगर आपको समझ में आ गया, हर एक टॉपिक को ध्यान में रखो, जो सिलेबस है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम सिलेबस की तरफ आते हैं कि सिलेबस में देखो क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जैसे कि आप जिससे आप अच्छे से अच्छे नोट्स बना पाओ, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है रिलीफ ऑफ ओशन, यानी कि महासागर इंद्रजल के उच्चावच। अब देखो उच्चावच में क्या आएंगे, आप सविंद्र सर की बुक को रेफर करो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसमें देखते चलना, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, उसमें देखो जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ आपको, चैप्टर नंबर 2 या 3 है, जिसमें रिलीफ ऑफ ओशन दिए हुए हैं।
तो महासागरीय नितल के उच्चावच क्या होते हैं? माटी पे मगधत होते हैं, माटी पे मगढाल होते हैं, गहरे सागरीय मैदान होते हैं, ये 4 मेन इंपॉर्टेंट है, और ट्रेंचेस हैं। अब इनमें आपको क्या पढ़ना होगा मुझे बताओ, आप क्या इन पे पीएचडी करोगे? इन टॉपिक पे आप कितने ज्यादा डेप्थ में चले जाओगे? अब अगर महाद्वीप में मग्न तट है तो ये कहाँ मिलेंगे आपको ये पता होना चाहिए, किन किन ओशन के पास मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि अगर ये किसी पर्टिकुलर ओशन में ज्यादा मिल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ओशन में कम मिल रहे हैं, उसका रीजन क्या है, बस वो रीजन एक लाइन में, एक वर्ड में अगर आपको समझ में आ सकता है उतना लिख लो, बस बात खत्म करो। किसी जो महासागरीय मग्न तट है या ढाल है, गहरा सागरीय मैदान है, ठीक है, ट्रेंचेस है, इनका ढाल कितना होता है, एक शब्द में लिख लो, इनका ढाल इतना होता है, मग्न तट का ढाल इतना है, ठीक है। और जो ढाल है, माधी पे मैदान है, माधी पे मग्न तट है, उसका ढाल इतना है, ढाल का ढाल इतना, जो कोण है, कोण इतना है, एंगल यानी कि इतना है, स्लोप किस महासागर में कितने ज्यादा मिलते हैं, बस इतना ज्यादा लिख लो। इसमें इस महासागर में इतने परसेंट है, इस महासागर में इतने परसेंट है, ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे टोपोग्राफी की तो ये इतने परसेंट है, इतना लिख लिया, बात खत्म करो, ठीक है। ट्रेंचेस की अगर बात आती है तो कितने, कौन से महासागर में कितने ट्रेंचेस है, पहले एक तीन इंपॉर्टेंट है जो 3 महासागर के अलावा आपको बढ़ना ही नहीं आगे, पैसिफिक के आगे, अटलांटिक और इंडियन ओशन के आगे आपको बढ़ना नहीं है, इसके आगे आपको कुछ नहीं देखना है ओशनोग्राफी में, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन में कितने ट्रेंचेस है, नंबर लिख लिए पहले, अटलांटिक में कितने ट्रेंचेस है ये नंबर लिख लिया, इंडियन में कितने ट्रेंचेस है ये लिख लिया। 5 6 ट्रेंचेस जो है वो हर एक ओशन में इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली वही पूछे जाते हैं। एक लिस्ट बनाओ, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, 5 सरह में से ट्रेंचेस सभी में से, यानी कि जो गर्त है उनको लिखो, उनकी गहराई लिख लो, बात खत्म करो, हो गया आपका काम खत्म। इससे आगे इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। रिलीफ ऑफ ओशन में समझ में आ गई बात, इसमें क्या पढ़ना है। दूसरी चीज कंपोजिशन ऑफ जैसे हमने एटमोस्फेयर पढ़ा था, वैसे यहाँ पे टेम्परेचर है किसका, जो ओशन है, ओशन का टेम्परेचर आपको पढ़ना है कंपोजिशन में, डेंसिटी आपको पढ़नी है, सैलिनिटी आपको पढ़नी है। अब देखो, अब इन बातों को ना मैं सिद्ध कर दूंगा, अभी सिद्ध करूंगा आपके सामने कि जितना मैंने बताया है अगर आप इतना पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इससे बाहर नहीं पढ़ना है और ना ही एग्जाम में आएगा। अब टेम्परेचर जब आप पढ़ते हो तो आप मेरे को बताओ, इतना तो पढ़ोगे ही कि कौन से महासागर का टेम्परेचर ज्यादा है, कौन से महासागर का टेम्परेचर कम है, यही बात आप डेंसिटी पे, यही बात आप सैलिनिटी पे अप्लाई करोगे। दूसरी चीज, जब आप महासागर में आप पढ़ रहे हैं तो महासागर में भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जाहिर सी बात है, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए टेम्परेचर डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इसका कारण क्या है, एक लाइन में कारण लिख लो, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, जब आप महासागर में भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं ध्रुव में, ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर, सॉरी ये हो गया क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर टेम्परेचर, डेंसिटी, सैलिनिटी की अगर हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी कि सरफेस से पानी जो ओशन है, ओशन के सरफेस से जब हम गहराई में वर्टिकल नीचे बढ़ते हैं, उसमें जो परिवर्तन आता है उसका क्या कारण है, इतना समझ जाओ, बस बात खत्म। टेम्परेचर में अगर भूमध्य रेखा पे, टेम्परेचर में भूमध्य रेखा पे नीचे अगर हम बढ़ रहे हैं, उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं, थर्मोक्लाइन क्या है और कैसे इसमें परिवर्तन आने का कारण क्या है, और भूमध्य रेखा से और ध्रुवों तक अगर गहराई में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसका क्या कारण है, इतना लिख लो, बस बात खत्म है। टेम्परेचर का डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, एक ही लाइन में तो लिखा होगा ना, कोई एक पैराग्राफ लिखा होगा, उस एक पैराग्राफ में एक लाइन होगी जो आपकी इंपॉर्टेंट काम की होगी, उस लाइन को अगर आपने पकड़ लिया आपका काम बन जाएगा, बस वही चीज है जो आपको पकड़नी। और डेंसिटी सैलिनिटी में क्या क्या जो है, क्या संबंध है दोनों में, ठीक है। सैलिनिटी कब बढ़ती है कब घटती है, कौन से ओशन की सैलिनिटी ज्यादा है, सामान्य सैलिनिटी वाले जो ओशन है वो कौन से हैं, सामान्य से अधिक वाले कौन से हैं, सामान्य से कम वाले कौन से हैं, बस इतना जानना है। और 3 ऐसे लेक हैं, ठीक है, जो ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है, और एक टर्की की मॉन लेक और रेड सी, इनका आपको देखना है सैलिनिटी, बस बात खत्म करो, हो गया आपका डेंसिटी, टेम्परेचर और सैलिनिटी, इससे ज्यादा आपको नहीं देखना है। ये 2 टॉपिक है, यही थोड़े से बड़े टॉपिक है। अगर आप 2 घंटे भी इनको पढ़ोगे, 2 घंटे में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 1.5 घंटा पढ़ोगे, 1.5 घंटे, तो एक दिन में अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे, मान लो, ठीक है, 2 दिन में ये दोनों कंप्लीट हो गए, मैंने ऐसा माना, ठीक है। वो भी केवल 1.5 घंटा पढ़ के, इतना कम पढ़ के आपको ये 2 दिन में ये आपके दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये दोनों आपके हो गए कितने दिन में कंप्लीट, अभी देखना, ये हो गए 2 दिन में कंप्लीट, ऐसा हो सकता है। इसके आप और इसके नोट्स क्या क्या बनाने, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि कोई अगर एंगल है, ठीक है, अगर फ्रेंचेस की जो नाम है, कौन से ओशन में है, उसकी गहराई कितनी है, उसकी जो लोकेशन है वो क्या है, बस बात खत्म। अब सर्कुलेशन, वार्म एंड कोल्ड करंट, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, जितने सविंद्र सिंह सर के बुक में सारे जो ओशन है, तीनों ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन,
इन तीन पे ही बात करनी है ओशनोग्राफी में। इन तीनों के मैप दिए हुए हैं, उनमें क्या डायरेक्शन वाइज दिखाया गया है और बिल्कुल मेंशन किया गया है कि कौन सी कोल्ड है, उसका भी उसमें संकेत नीचे दिया हुआ है, कौन सी कोल्ड करंट है, कौन सी वार्म करंट है। तो दो तीनों के मैप को आप क्लब कर दो एक साथ, किसी एक मैप को आप मार्केट से लो या फिर खुद बना सकते हो तो बनाओ, और उनमें ठंडी और गर्म जो जल धाराएं हैं उनको लिख दो। उनमें आपको दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो ये ठंडी या गर्म है, कौन से ओशन में चलती है, दूसरी बात ये ठंडी या गर्म और कौन से ओशन में, दूसरा वो कौन से कोस्ट के पास चल रही है, अफ्रीका के कोस्ट के पास चल रही है या फिर दूसरे को किसी दूसरे जैसे ग्रीनलैंड के पास चल रही है, नॉर्थ अमेरिका के पास चल रही है, किधर चल रही है। तो लोकेशन वाइज आपको पता लग गया, कोल्ड है हॉट है ये आपको पता लग गया, ठीक है। और इनके कारण क्या है, तो एक ही कारण है इनका, हवा, ठीक है, वायु के कारण ये तरंगे चलती है, तो समुद्री तरंगे होती है, समुद्री लहरें, बात खत्म। ये तो खत्म हो गया आपका, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। एक मैप बनाओ, सारी ओशनोग्राफी को, सारी जो ओशन करंट है खत्म करो, बात खत्म। इसके बाद है टाइड्स। टाइडिज्म इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। टाइड्स क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, इससे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं कि टाइड्स क्या होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए ज्वार उठना भाटा गिरना, खत्म। इसको लिखने की क्या जरूरत है जब आपको पता है। कोई चीज अगर आपको याद रहती है तो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। कोई अगर फैक्ट है उसको लिखो जो आपको याद नहीं है, कोई अगर फैक्ट आपको याद रहता है तो उसको भी मत लिखो, नोट्स अपने मत बढ़ाओ। एक पेज में 2 पेज में मैक्सिमम खत्म करो कहानी, ठीक है। ये अपने अंदर क्वालिटी लेके आओ। इसके बाद आप आपको क्या करना है टाइड्स में, कि इसके कारण क्या है, इसके पीछे कारण कुछ ना कुछ कारण होंगे। तो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है चंद्रमा पृथ्वी की, चंद्रमा और सूर्य की, उसको देखो आप मेंशन करो। अब इन दोनों में ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है इसको देखो। क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा ज्यादा पास है, सूर्य ज्यादा दूर है। वो बड़ा है सूर्य, इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पास है कौन, इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो चंद्रमा ज्यादा पास है, इसका कारण यह है कि चंद्रमा की ज्यादा शक्ति होती है ना। मैं टॉपिक यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहा हूँ, बस आपको मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ किस तरीके से आप अच्छे से अच्छे नोट्स बनाओगे। इसके बाद आप इसमें क्या देखोगे, कुछ थ्योरीज होंगी। थ्योरीज आपको पढ़नी नहीं है बहुत, बस आपको देखनी है कि ये थ्योरी है, ये थ्योरी इस पर्टिकुलर विद्वान ने दी है, ये वाली थ्योरी है, ये इस विद्वान ने दी है, बात खत्म करो, बन गया आपके टाइट्स के नोट। इससे आपको इसमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। यही चीजें तो करनी है, यही चीजें एग्जाम में आएगी, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। सी लेवल चेंजेस, सी लेवल चेंजेस से आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन आया है और वही रिपीट होता है, क्या कि इसका कारण क्या है, तो इसके कारण है सुस्थैतिक परिवर्तन यानी इओस्टैटिक चेंजेस, बस बात खत्म। इससे अगर आपको जानना है तो आप जान करके देख सकते हो, यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो कि इओस्टैटिक चेंजेस क्या है, और बस इतनी सी बात लिखो, आपके नोट्स बन गए सी लेवल चेंजेस में। इसमें कुछ और करना ही नहीं है। इसके बाद आते हैं हैजार्ड्स पे, तो हैजार्ड्स में केवल एक सुनामी है और एक साइक्लोन है। साइक्लोन यहाँ पे इसलिए मेंशन है, वैसे ये टॉपिक किसका है, ये टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी का, लेकिन ये यहाँ पे इसलिए मेंशन है क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो ओशन में, महासागरों में उनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए यहाँ पे इनको मेंशन किया गया है, क्योंकि महासागर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर आपको सुनामी देखनी है, और सुनामी में आपको तीर नहीं मारना है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं, इसमें आपको क्या पढ़ना है इसमें कि सुनामी क्या होती है, तो आपको सभी को पता है, ठीक है। जो तरंगे होती है बहुत डिस्ट्रक्टिव तरंगे, ये तो पूछेगा नहीं ना कि तरंगे जो होती है इतनी डिस्ट्रक्टिव क्यों होती है, सुनामी क्या होती है मतलब बताओ, ऐसा तो पूछेगा नहीं। क्या पूछेगा कि ये सुनामी, जो पर्टिकुलर सुनामी थी, ये कब आई थी और किस देश में आई थी, इतना पूछेगा, इतना आपको पता है। लिस्ट दी हुई है सविंद्र सिंह सर के बुक में, उस लिस्ट को एज इट इज कॉपी कर लो। 2004 की बात करना, क्योंकि उससे पहले की नहीं पूछेगा, 2004 के जितने इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या काम करना है इसमें सुनामी में, एक कि वो सुनामी कब आई थी उसका ईयर, दूसरा किस देश में आई थी तो उसकी लोकेशन, किस देश को प्रभावित किया था और किस ओशन में आई थी, ठीक है, इसको याद रखना। दूसरा उसका कारण क्या था, सुनामी के अलग अलग कारण होते हैं, भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, तो उसका कारण क्या था इतना लिख लो। आपने इसको ज्यादा नहीं लिखना है, क्या करना है आपको, ऐसे वो बनाने हैं कॉलम। इसमें इस कॉलम में आपने लिखा सुनामी कौन से ईयर में आई, ठीक है। इस वाले कॉलम में आपने लिखा कि उसकी लोकेशन किस सॉरी उसकी लोकेशन आपने लिखी कि वो किस समुद्र में आई है और किस देश को उसने प्रभावित किया है। और इस वाले कॉलम में आपने लिखा कि उसका कारण क्या है, लैंडस्लाइड एक शब्द में लिख लिया, भूकंप एक शब्द में लिख लिया, ज्वालामुखी एक शब्द में लिख लिया। तो आपके इस तरीके से एक चार्ट के माध्यम से आपके इफेक्टिव नोट्स बन जाएंगे, जो कि आपको रिवाइज करने में, जब आपके 2 घंटे होंगे केवल एग्जाम में, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके बाद आएंगे कोरल रीफ पे, तो कोरल रीफ पे कैसे नोट्स बनाओगे, कोरल रीफ क्या है, कोरल क्या है, रीफ क्या है, दोनों को देखो। कोरल रीफ क्या होती है, एक शब्द में आपको काम खत्म करना है कि कोरल क्या है, जीवित जीव है जो कि सागरीय जीव है, और रीफ क्या है, उसकी भित्ति है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है, हड्डियों से बनती है ना, क्योंकि वो चूना स्रावी होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट लिख लेना, ठीक है।
इतना काम कर दिया। इसकी उत्पत्ति से कुछ सिद्धांत है जो कि आपको एक लाइन में बस समझ लेने की ये वाला सिद्धांत भोग तलन का सिद्धांत इसने दिया है, ठीक है, इस विद्वान ने दिया है, और जो हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत है ये इस विद्वान ने दिया है, बस इतना काम करा। इसके बाद और क्या देखना है, इनके जो टाइप्स हैं, टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे करके टाइप से, बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं देखने हैं। आपको क्या काम करना है टाइप्स में, कि सुनामी का ये वाला टाइप्स है, इस टाइप का, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे जो एटॉल होती है, एटॉल भी एक टाइप है किसका, कोरल रीफ का। तो एटॉल के लिए आपको एक लाइन पकड़नी है, हमेशा एक लाइन लिखो क्या, कि घोड़े के नाल के जैसी होती है, बस काम खत्म। एग्जाम में यही आएगा, आपको 3-4 कोरल रीफ के टाइप दे देंगे, उनमें एक लाइन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे, तो आपको मैच करना होगा। यहाँ पे लिखा होगा घोड़े की नाल जैसे कोरल रीफ, और यहाँ पे लिखा होगा एटॉल, आपको ऐसे मैच करना होगा, ठीक है। और एक ऐसे लिखी होंगी बैरियर रीफ होंगी, उनके यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। तो ऐसे ही जैसे एग्जाम में आते हैं एज इट इज ऐसे ही लिखो, एक एक लाइन में खत्म करो कहानी। तो आपको क्या एक पेज भर जाएगा एक लाइन लिखने में? बिल्कुल नहीं भरेगा। और आपको रिवाइज करने में कितनी सहूलियत होगी, बहुत ज्यादा। जब आप 1 घंटा बचा होगा एग्जाम में, तो आप तब भी अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। आई होप कि आप समझ गए हो कि इनको किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, मैं आपको अब समझाऊंगा कि देखो जो मैंने बातें बताई हैं क्या वो सिद्ध होती हैं या नहीं होती हैं, या फिर एग्जाम में इससे ज्यादा डेप्थ के क्वेश्चन आते हैं और मैंने आपको केवल हवा में बात बता दी। चलो अब क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या जो मैंने बात बताई है वो सही है क्या नहीं है, ठीक है। इनमें से पहला क्वेश्चन को छोड़ देना, ये नहीं है, सॉरी हाँ यही है, ठीक है। अवक्षेपण आइस क्रिस्टल थ्योरी, ये नहीं है पहला क्वेश्चन, ही सॉरी तीसरा जो है वो चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो मैंने बात कही थी अभी, क्या वो सिद्ध होती है, प्रवाल भित्ति से संबंधित निमज्जन का सिद्धांत किसने प्रवादित किया, इतना ही तो पूछा है, किसने प्रतिपादित किया, बस इतना बता दो। इतना काम, ये आपके नोट्स में अगर इतनी सी बात लिखी है, पूरी डेप्थ में अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो, जो पढ़ रहा है उसे पढ़ने दो। आपने इसका आंसर दे दिया, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आपने अगर इस आंसर आप इनके खुद ढूंढोगे, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। आपने इतना लिखा है कि किस तरीके से आपको प्रवाल भित्ति के सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, आपको काम बन जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। तो मेरी बात सिद्ध हो गई है ना। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें, असरसन रीजन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पृथ्वी पर आने वाले ज्वार अधिकतम सूर्य, अधिकतम प्रतिशत आने वाले जो ज्वार है वो उनका अधिकतम जो प्रतिशत है सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है। और इसके तुलना, अब इसका रीजन क्या दे रहा है, चंद्रमा जो है सूर्य की तुलना में पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है। आप मुझे बताओ मेरी बात सिद्ध हुई या नहीं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें यही तो पूछा है ना। ये क्यों, मैंने अभी आपको पता होना चाहिए था कि क्यों दोनों में से इसकी आकर्षण शक्ति ज्यादा है और किसकी कम है। इसका कारण क्या है? तो जाहिर सी बात है चंद्रमा पास है। आप समझ गए, इतना काम, इतना पढ़ो और काम खत्म करो। दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एल नीनो और ला नीना से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये एल नीनो और ला नीना क्या है, समुद्री तरंग है। एल नीनो क्या है, एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट है। या आप इक्वेटोरियल करंट में पैसिफिक ओशन की जब आप करंट पढ़ोगे तो उसमें मेंशन किया हुआ है, सविंदर संघ की बुक में बहुत ज्यादा मेंशन किया हुआ है, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। यहाँ पे ला नीना से क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा रिपीट होते हैं दोस्तों क्वेश्चन। ला नीना से क्वेश्चन पूछा गया कि ला नीना की जब फिनोमिना होता है तो क्या क्या कंडीशन होती है पैसिफिक ओशन में, क्या क्या कंडीशन होती है, और जो भारतीय मानसून है उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सारी चीजें उसमें दी हुई है। आपको क्या क्या चीजें देखनी होती है जब आप लैनिना और एलिनो देखते हो? एयर प्रेशर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, पेरू के तट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और भारत में क्या प्रभाव पड़ रहा है। टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, बढ़ रहा है, ज्यादा है, और जो वायुदाब है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आर्द्रता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, दूसरे रेनफॉल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये 4 चीजें अगर आपने देख ली, बस आपका एलिनो लानिना कंप्लीट, ठीक है। और इसके साउथ और नॉर्थ को खिसकने को मैंने पूरा बता रखा है आपको कि क्या चीजें होती हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, बस इतनी सी बात आपको देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा से संबंधित जो सिद्धांत है सबसे पहला 1987 में किसने दिया, यही तो पूछा किसने दिया। मेरी बात तो सिद्ध हो गई कि आपको ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, किसने दिया है और क्यों दिया है, बस इतना पता कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, देखो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता अधिक है, यही तो पूछा है कि लवणता अधिक। और जब लवणता आप पढ़ोगे, इतना तो पढ़ोगे ना कि जो समुद्र है और पूरी पृथ्वी में लवणता किस क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय में, ध्रुवीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में यानी विषुवत क्षेत्र में, और किस किस स्थान पर, किस किस समुद्र में लवणता कम होती है, ज्यादा होती है, उसके वेरिएशन की क्या कारण, इतना तो पढ़ोगे, ठीक है। इतना पढ़ा आपने, आपका काम बन गया। नेक्स्ट पूछा है कि कौन सभी ज्वारों के सर्वाधिक संचलन हेतु ज्वार जो भाटा आते हैं उसका कारण क्या है सबसे ज्यादा। ये कारण तो आप पढ़ोगे ही, कारण तो आपको पढ़ना ही पड़ते हैं, तभी जाकर आपका काम बनता है यूजीसी में। पृथ्वी की सतह से निम्नलिखित संदर्भ में कौन सा प्रतिशत भूमि उच्च की अपेक्षा
भूमि नीच के लिए सही है, यानी कि हाई टाइड और लो टाइड से पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा हाई टाइड और लो टाइड के बीच में यहाँ पे किस तरीके से वेरिएशन होता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है संवेदनशील सर की बुक से उठाए जाते हैं। इतना बात ध्यान रख लो, संवेदनशील सर की बुक को कभी मत छोड़ना, उसे जितना डेप्थ में हो सकता है पढ़ो उसे, ठीक है। इसके बाद देखो बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि महासागर के पश्चिमी भाग है उनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में अधिक गर्म होता है। इसका कारण क्या है? तो आप कारण जब पढ़ोगे महासागरीय धाराओं को उसमें आपको पता लग जाएगा। तो अब मैंने कहा ना कि कारण को एक लाइन में लिख लो, हर जगह एक लाइन में आपने लिखा, उसी से क्वेश्चन आ गया बस। अब देखो ओशन करंट से पूछा गया है, ओशन करंट में एक तो ओशन करंट पूछी गई है, दूसरा उसकी लोकेशन पूछी गई। इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे मुझे बताओ ओशन करंट में, और कितना दिन लगाओगे ओशन करंट में? 3 आपको ओशन करंट पढ़नी है, सॉरी 3 ओशन की पढ़नी है, और 3 ओशन में ज्यादा से ज्यादा 15-20 ओशन करंट होगी। तो क्या 15-20 ओशन करंट को लिखने में आप क्या 10 दिन लगाओगे? 5 ओशन करंट एक में, 5 ओशन करंट एक में, 5 एक में, 15 चीजें लिखने में आप कितना टाइम लगाओगे मुझे बताओ? 2 घंटे का काम है क्या? फिर भी मैं 2 घंटा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लोकेशन ही तो देखनी है, बात आपकी बन जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, नहीं भी दिया बुक में, देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। यहाँ पे दिया है समुद्र का जल, यहाँ पे डेंसिटी आपको बतानी है किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, किसकी कम है, मैच करना है। तो महासागरीय पटल यानी महासागरीय जो क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट है, महाद्वीपीय जो सीमांत है। तो आप सभी को इतना तो पता होगा कि महासागरीय जो क्रस्ट होती है वो भारी होती है, भारी होती है इसका मतलब उसका जो डेंसिटी वो सबसे ज्यादा होगी। तो इसका क्या होगा, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप नहीं पढ़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अपनी प्रायर नॉलेज से, ठीक है। तो सेकंड का ऑप्शन हो गया डी, यानी कि डी ऑप्शन अगर करेक्ट है साइबिन का, तो इनमें से पहला तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा महाद्वीपीय पटल है, पर यहाँ पे अगर हम देखें तो समुद्र का जब जल है उसका सबसे, इन सभी में तो सबसे हल्का होगा ना जल, जो पानी है उसका घनत्व सबसे कम होगा। तो इसका मतलब इसकी इसका क्या है, तो बी होगा। तो दूसरे पहले का क्या हो गया, पहले का हो गया बी। तो यानी कि पहले का अगर बी है तो इसका मतलब है ये भी डिलीट हो गया। अब अगर हम देखें तो महाद्वीपीय पटल, महाद्वीपीय सीमांत, सीमा का मतलब है, सीमांत का मतलब है कि ये वाला किनारे वाला भाग। तो कोई भी चीज किनारे वाले भाग में हल्की होगी, बीच वाले भाग में भारी होगी। तो सीमांत का भाग क्या होगा, इस पटल से कम होगा। तो पटल का क्या होगा, 3 का 3 होगा, 3 का, तो यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। इस तरीके से आप लॉजिकल, अपना लॉजिकल बुद्धि करके सही कर सकते हो। अब यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र है वो सबसे ज्यादा क्या है, डेंस है, यानी कि सबसे ज्यादा उसका घनत्व है। इतनी चीज तो मैंने कहा है ना देखने को, कौन घनत्व ज्यादा है, किसका घनत्व कम है, कहाँ पे क्यों घनत्व ज्यादा होता है, कहाँ पे क्यों घनत्व कम होता है, एक एक लाइन में लिख लो। इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं सिद्ध कर दिया अपनी बात को। तो इसी तरीके से आप अपने नोट्स बनाओ। निम्न अक्षांशों में, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अक्षांशों में गहरे शीत क्षेत्र में समुद्री जल में, समुद्री जो जल है वो जमता नहीं है। तो मैंने बताया है कि वर्टिकल जब नीचे जाओगे उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों प्रभाव पड़ता है, हेलोक्लाइन क्या है, पाइक्नोक्लाइन क्या है, थर्मोक्लाइन क्या है, इन सभी को देखो। अगर आप इतने अच्छे नोट्स बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो पेड ग्रुप है, ठीक है, आप सभी के लिए है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें यही सारी चीजों को ध्यान में रख करके, अगर आपको इतना बर्डन नहीं लेना है क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, इतना बर्डन नहीं देना है, अपना टाइम को बचाओ, अच्छे से अच्छा जगह यूटिलाइज करो, रिवीजन करने में करो। ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उनको पढ़ो आप, बिल्कुल मिनिमम फीस में आपको वहाँ पे अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो आकर के आप वहाँ पे जुड़ सकते हो अगर आपको इतनी ज्यादा बर्डन इसमें हो रहा है तो, है ना। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्वारीय परिसर के बारे में पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी ज्वारीय परिसर बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे लवणता के बारे में पूछा गया कि एवरेज लवणता कितनी होती है, इतना तो लिखा होता है उसमें, आप पढ़ोगे ही। प्रवाल भित्तियों की जो महाद्वीपों के पूर्वी उपांत के सहारे सर्वाधिक व्यापकता विकसित होती है, क्यों होती है, इसका कारण आप जब ओशनोग्राफी पढ़ लोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। टेम्परेचर से रिलेटेड सारे आपको रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। प्रवाल भित्ति की जो मुख्य रूप से रासायनिक संगठन होता है, रासायनिक संगठन वो क्या होता है, हड्डियों से होता है, हड्डियों की जो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें होती है। अब इतना मैंने अभी बता दिया, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। इस तरीके से इजी क्वेश्चन है। जो ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी की उत्पत्ति के, ठीक है, ज्वालामुखी उत्पत्ति समुद्री सतह में 2500 फैदम या उससे अधिक गहराई वाले जो निक्षेप होते हैं, डिपॉजिट, यहाँ पे डिपॉजिट भी नहीं लिखा है, डिपॉजिट सॉरी मैं भी लिखना भूल गया, तो डिपॉजिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सा डिपॉजिट है, 2500 की गहराई पे कौन सा डिपॉजिट होगा, उससे नीचे गहराई पे कौन सा होगा, महाद्वीप पे मगध तट पे कौन सा होगा, ठीक है, कैलकेरियस ऊज कौन से होंगे और सिलिकस ऊज कौन से होंगे, सब इजी बातें हैं, बहुत इजी बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन है। इतनी बातें आपको लिखने के लिए बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैंने बता दिया ट्रेंच से, एक जगह ट्रेंच लिखो, दूसरी जगह उनकी लोकेशन लिखो, तीसरी जगह उनकी गहराई लिखो, तो गहराई यहाँ पे इस तरीके से आप ऐसा मैच कर दोगे।
काम बन जाएगा और रटना तो पड़ेगा ही भाई आपको। जब आपको नेट जेआरएफ चाहिए, जेआरएफ चाहिए, अगर आपको 35,000 रुपए पर मंथ, 40,000 रुपए पर मंथ चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा। सर्वाधिक घनत्व कितने टेम्परेचर पे होता है? मैंने कहा था ना, एक टेम्परेचर का सैलिनिटी पे, सैलिनिटी का डेंसिटी पे, डेंसिटी का सैलिनिटी पे, इन तीनों का एक दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको देखना है। तो टेम्परेचर का जब आप सैलिनिटी पे प्रभाव देखोगे, डेंसिटी पे प्रभाव देखोगे, वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगा ये सारी चीजें। लिखी हुई है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में समुद्री जल के औसत हिमांक के लिए, जो औसत हिमांक होता है कितने कितने डिग्री सेल्सियस पे उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर समुद्र का जल जम जाता है। इतना तो जाहिर सी बात है उसमें लिखा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद है जो समुद्र में कैनियन बनते हैं, जो लैंडफॉर्म, उनसे एक थ्योरी दी गई है, अविलता का सिद्धांत, अविल धारता का सिद्धांत किसने दिया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, पैटर्न आंसर लेगी तो उसका जियोमॉर्फोलॉजी का। ठीक है, इसके बाद है समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की होती है। किसकी होती है? तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा जब आप लवणता देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा डेप्थ कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके जितने सारे क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे, मैं सारी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा किस पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहां से जाओ, इनको दोबारा से एक बार देखो, जो बातें मैंने कही है उन पे एक बार अमल करो, अपने नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं 2 मिनट में फिर से सारी चीजें रिवाइज करता हूँ, 2 मिनट में सारी चीजें रिवाइज करूंगा कि देखो टू द पॉइंट बात करो। टू द पॉइंट बात करने के जो चीजें आपको याद नहीं होती हैं उन चीजों को लिखो। जो चीजें कनेक्टिंग वर्ड हैं, जैसे मैंने बताया था हिमालय वाला एग्जाम्पल देके, उसको जो कनेक्टिंग शब्द है उनको छोड़ो। जो फैक्ट है, जो फिगर है, ठीक है, जो डेटा आपको याद नहीं होता उनको बस लिखो और कहानी खत्म। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हमेशा रेफरेंस लेना चाहिए। जब भी सुबह उठे पढ़ो, जब भी सुबह उठ करके आप पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ने से पहले क्या करना है? आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने की इस टॉपिक से कितने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और डेप्थ तो आपने देख ली कितनी ज्यादा डेप्थ है, डेप्थ तो बिल्कुल है ही नहीं, ये तो सरफेस के क्वेश्चन, इतना तो हंसते खेलते कोई भी कर लेगा। इस आधार पे मेरी ये बात सिद्ध हो गई कि भैया 5 दिन के टाइम पीरियड में, 5 दिन के टाइम पीरियड में ओशनोग्राफी को बिल्कुल तैयार किया जा सकता है। ठीक है, 2 दिन में अगर आप इन 2 यूनिट के करोगे, 2 दिन में ये हो गई, 1 दिन में आप इस करंट को, ओशन करंट को, बहुत इजी है। और सी लेवल चेंज में तो आपको क्या क्या करना है वो मैंने बता दिया। तो 1 दिन ये हो गया, टाइड 1 दिन लगा लो, कितने हो गए? 4 दिन। और सुनामी और कोरल रीफ, सुनामी में तो करना ही क्या है वो आपको पता ही है, थोड़ा सा काम है। ठीक है, कोरल रीफ बता है 5 दिन में, 4 दिन में बहुत है। अगर 2-2 घंटे केवल पढ़ोगे, 2-2 घंटे केवल, बस काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। अगर आप, मैं जैसे ही कोई भी वीडियो डालूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और प्लीज दोस्तों जो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इतनी मेहनत लगती है, सारी चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है, कंटेंट तैयार करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है काफी ज्यादा। तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें आपको कैसी लगी वीडियो और किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।